बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आप लोग को टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को ईजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स क्या है और इसकी नीड क्या है फ़िज़िक्स में, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फ़िज़िक्स में। ठीक है, मतलब बहुत सारे वीडियो जो है ना इस टॉपिक पे बनी हैं यूट्यूब पे, लेकिन इसमें कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताता कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फ़िज़िक्स में और इसका नीड क्या है फ़िज़िक्स में, मतलब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है फ़िज़िक्स में और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अगर एक वेक्टर है उसको हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। द वेक्टर सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। और जो नए वेक्टर्स हमारे पास बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं, उस नए वेक्टर्स को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। इफ़ द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। और जो कंपोनेंट्स हमारे पास बन जाते हैं वो हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। मतलब जो नए वेक्टर्स हमारे पास, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास क्या है कि एक वेक्टर को हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और जो नए वेक्टर हमारे पास बन जाते हैं उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि वो हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब जो है ना हम समझ लेते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम कैसे करेंगे। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारे पास क्या है? वेक्टर है। तो ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। तो अगर हम ऐसा कर ले कि इस ए वेक्टर के यहाँ पे हम एक लाइट जो है ना इस पे फॉल कर ले तो क्या होगा कि इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ एक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब इस ए वेक्टर का शेडो यहाँ पे बन जाएगा। मतलब अगर हम लाइट जो है ना इधर से फॉल करेंगे तो एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्शन को हम ऐसे ड्रा कर लेंगे और इसको हम ए एक्स कंपोनेंट मतलब ए एक्स का नाम देंगे। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास इस ए वेक्टर का जो है ना कंपोनेंट बन रहा है यहाँ एक्स एक्सिस पे और इसको हम ए एक्स कंपोनेंट नाम दे देंगे। ठीक है, तो फिर अगर हम ऐसा कर ले कि उस लाइट को हम ये इधर से पाल कर लें तो इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ वाई एक्सिस पे बन जाएगा। ठीक है, और वो प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ड्रा कर ले तो ये हमारे पास ए वाई कंपोनेंट बन जाता है ए वेक्टर का। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो ए वेक्टर है वो हमारे पास, इस ए वेक्टर को हमने 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, लाइक हमने इस ए वेक्टर को 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। जब हमने यहाँ पे लाइट फॉल की तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ एक्स एक्सिस पे बन रहा था जिसको हमने ड्रा कर लिया और इसको ए एक्स नाम दे दिया जो कि एक्स एक्सिस है, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। और जब यहाँ पे हमने लाइट फॉल कर लिया तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन बन रहा था और उसको हमने ड्रा किया और ये हमारे पास ए वाई कंपोनेंट बन गया। ठीक है, तो इस तरह इस ए कंपोनेंट को हमने 2 वेक्टर्स में डिवाइड किया, एक ए एक्स वेक्टर है और दूसरा ए वाई वेक्टर है। ठीक है, और हमारे पास जो नए वेक्टर्स बन जाते हैं लाइक ए एक्स और ए वाई, तो ये हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है ए वाई और ए एक्स कंपोनेंट के दरमियान, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ए वेक्टर है ये हमारे पास ए एक्स प्लस ए वाई के इक्वल है।
क्योंकि ये ए वेक्टर से ही हमारे पास ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट बने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है ये हमारे पास ए एक्स प्लस ए वाई कंपोनेंट के इक्वल है। अच्छा, इसको हम जो है ना इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो यहाँ पे ए एक्स क्या है, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है ए का, ए वेक्टर का, और आई हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो कि इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, और आई जो यूनिट वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इट्स मीन कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई, कि ए एक्स हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है, प्लस ए वाई जे के, और जे हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। तो इट्स मीन कि ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, अगर हम क्या करें कि इस कंपोनेंट्स को, ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स है ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट्स है, ठीक है। अगर हम इस ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख लें तो वो हम कैसे जो है ना लिख लेंगे, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें इस डायग्राम में देखें कि ये साइड जो है ना ये हमारे पास क्या है, ए वाई है, और ये साइड हमारे पास इस साइड के इक्वल है। तो इसको हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं इस तरह डॉटेड लाइन पे, और इसको हम ए वाई नेम दे देंगे क्योंकि ये साइड और ये साइड हमारे पास इक्वल है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास इस साइड के इक्वल है, तो इसको हम ए वाई कंपोनेंट नेम जो है ना वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है। और इसकी हम अब कैलकुलेशन करेंगे कि हम ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट को हम ए वेक्टर्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, उसी इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ड्रा किया। ये हमारे पास वो ए वेक्टर है, दिस इज़ ए एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज़ ए वाई कंपोनेंट, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है कि ये बेस है, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा और साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो कोस थीटा और साइन थीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। मैथमेटिक्स के ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और ये हमारे पास कोस थीटा हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, मतलब बेस को हाइपोटेन्यूज साइड के साथ जो है ना रिलेट कर रहा है, और साइन थीटा जो है ना परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कॉस थीटा और साइन थीटा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे इसके कैलकुलेशन में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि बेस आप लोग के पास क्या है, बेस आप लोग के पास ए एक्स कंपोनेंट है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए वाई। और अगर हम इस ए वेक्टर को यहाँ पे मतलब इस इक्वल से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या तो ये यहाँ पे नोमिनेटर में आ जाएगा। इक्वल के इस साइड पे डिनोमिनेटर में है, जब ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये नोमिनेटर में हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, ए एक्स हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, और ए जो है ना ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो हमने ए एक्स जो कि कंपोनेंट है इसने हमने ए वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये क्या है, ए एक्स एंड ए वाई हमारे पास कंपोनेंट्स है और ए हमारे पास वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो हमने ए एक्स कंपोनेंट को ए वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया और वो हमारे पास किसके इक्वल है कि ए एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, तो ए वाई डिवाइडेड बाय ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है। तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया। तो अब हम जो है ना इस a को जब इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास नोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। तो हमने दोनों कंपोनेंट्स को इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर लिख लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मैग्नीट्यूड। तो अब हम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ तक ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, तो ये हमने इस ए वेक्टर को फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम जो है ना इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मतलब ये थ्योरम यूज़ होता है। और ये हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है ना प्रूफ है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें कोई एक साइड जो है ना वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब दोनों साइड जो है ना अंडर रूट ले लेंगे तो ये दोनों मतलब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसमें अब हम जो है ना यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है तो वो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। और बेस क्या है, बेस हमारे पास ए एक्स है, तो यहाँ पे हमने ए एक्स पुट कर लिया। परपेंडिकुलर क्या है, वो हमारे पास ए वाई है, तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बी। और इक्वेशन बी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये एब्सोल्यूट जो है ना डाल दिया है क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इस तरह एब्सोल्यूट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे हमने ए वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया थ्रू दिस इक्वेशन बी। और अच्छा, अब हम आते हैं डायरेक्शन। तो अब हम ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब इस ए वेक्टर को हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ए। और इसका मैग्नीट्यूड में हमने फाइंड आउट कर लिया जिसका इक्वेशन ये है, इक्वेशन बी। अब हम इस ए वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम इस ए वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम थ्रू थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम थीटा क्यों यूज़ करते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट मतलब हम जो है ना डायरेक्शन के लिए थीटा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि थीटा जो है ना वो हमारे पास डायरेक्शन शो करता है। मतलब जैसे थीटा जो है ना हमारे पास चेंज होता है तो इस तरह हमारे पास वेक्टर, तो इसके साथ हमारे पास वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज होता है। लाइक यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास थीटा 70 डिग्री है तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है जो कि इस डायरेक्शन में है। अब
अगर थीटा चेंज हुआ है जो कि 120 डिग्री है तो इसका डायरेक्शन इस साइड पे हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो वो एलोंग वाई एक्सिस है, जब थीटा हमारे पास 180 डिग्री है तो इसका डायरेक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन पे हुआ है, ठीक है। तो थीटा जो है ना वो हमारे पास जब थीटा चेंज होता है तो इसकी वजह से हमारे पास डायरेक्शन चेंज होता है, कि इट्स मीन कि थीटा हमारे पास डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ए वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि टेंजेंट थीटा हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल है, ठीक है। और साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा, ये सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो इट्स मीन कि परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई है और बेस हमारे पास ए एक्स है। तो यहाँ पे हम ये पुट कर लेंगे कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। अच्छा, तो ये हमारे पास, और अब जब यहाँ पे जो टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे डायरेक्शन शो करने के लिए, तो यहाँ थीटा जो है ना इस साइड पे रह जाएगा, और ये टेंजेंट थीटा ये टेंजेंट जो है ना ये हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, और इसको हम इक्वेशन सी जो है ना इक्वेशन सी इसको नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, जो थीटा है ये हमारे पास इस इक्वेशन से हम ए वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस ए वेक्टर का हमने ए वेक्टर भी फाइंड आउट किया, और इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया, और इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट किया, ठीक है। अच्छा, अगर इन 3D स्पेस ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, अच्छा अगर हमारे पास जो है ना 2 डायमेंशनल में था, ठीक है, वेक्टर, तो इसलिए हमने वेक्टर को ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट में डिवाइड किया था। लेकिन अगर ए वेक्टर हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, ठीक है, तो इस ए वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखेंगे कि a इज इक्वल टू अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि वाई नीड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि हमने इस वेक्टर को क्यों रिजॉल्व किया ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट में, इसका नीड क्या है फिज़िक्स में, ठीक है। मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है फिज़िक्स में, कि हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, जो कि एक वेक्टर को हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, इस वेक्टर को फिर हमने फाइंड आउट किया, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट किया, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। तो क्यों हमने ऐसा किया। अच्छा, अब आते हैं सम टाइम, तो यहाँ पे देखें कि सम टाइम इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डील with the vectors due to their slanted direction, like it is difficult to find the magnitude and direction of the vector which have slanted direction. To simplify calculation, we break vector into their rectangular components. अच्छा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है ना इसकी नीड क्या है फिज़िक्स में, कि सम टाइम वेक्टर्स हमारे पास स्लांटेड डायरेक्शन में होते हैं। स्लांटेड डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है, कि वो तो ना हॉरिजॉन्टल होता है पूरा, ठीक है, कि वेक्टर हमारे पास ना तो पूरा हॉरिजॉन्टल होता है ना पूरा वर्टिकल होता है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि हमारे पास ना हॉरिजॉन्टल होते हैं ना वर्टिकल होते हैं, मतलब इस तरह स्लांटेड डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। मतलब स्लांटेड डायरेक्शन का मतलब क्या है, कि वो एक्स और वाई कंपोनेंट के मतलब दरमियान में होता है, कि ये मतलब स्लोप शक्ल में होता है वो वेक्टर्स। तो ये ए वेक्टर हमारे पास स्लांटेड डायरेक्शन में है, ये ए वेक्टर भी हमारे पास स्लांटेड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये हमारे पास पूरा एक्स एक्सिस या पूरा वाई एक्सिस पे नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह के वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट, इस तरह के वेक्टर्स को फाइंड आउट करना, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना और इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना हम डायरेक्टली जो है ना फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको हम जो है ना इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के वेक्टर्स को जो कि हम जिस वेक्टर का डायरेक्शन हमारे पास स्लांटेड होता है, तो ऐसे वेक्टर्स के डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स को फाइंड आउट करना, ऐसे वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो इस वेक्टर्स के सारे जो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वेक्टर जो है ना स्लांटेड डायरेक्शन में नहीं हो, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास बी वेक्टर है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, पूरा वाई एक्सिस पे है। तो इस वेक्टर को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी। यहाँ पे देखें कि ये थीटा बी है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, थीटा बी, ये हमारे पास बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है, और बी हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, मतलब बी वेक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ 3 तक है। ठीक है, तो इट्स मीन कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 जे का क्या मतलब है कि ये अलोंग वाई एक्सिस है। डायरेक्टली हमने इजीली जो है ना इसको कैलकुलेट किया। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जो कि हमारे पास या एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को फाइंड आउट करना, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम इजीली फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स हमारे पास स्लांटेड डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे वेक्टर्स के कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी वेक्टर्स को डील करने के लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की नीड आ गई फिज़िक्स में। ठीक है, अच्छा, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।